हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 74 है। इससे पहले हम 73 क्लासेस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो पत्थर की बनी नृत्य करते पुरुष की मूर्ति नटराज यह किस स्थान पर पाई गई? तो यह पाई गई थी हड़प्पा में। ठीक है, राइट आंसर है हड़प्पा की खोज में पुरुष की मूर्ति नटराज यह पाई गई थी। ठीक है ना। हड़प्पा इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ओके, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। ओके, और ये कहाँ पर है? तो ये है रावी नदी किनारे। ठीक है, रावी नदी किनारे सिंध पाकिस्तान में। रावी नदी किनारे सिंध पाकिस्तान में यह स्थित है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और इसकी खोज में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? तो इसमें मिली है मोहरें, मिट्टी के बर्तन, मानव कंकाल, ये चीज़ें मिली हैं इसकी खोज में। ठीक है, फिर अब हम बात करें मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो यह की थी 1922 में। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी। और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और ये कहाँ पर है? तो यह सिंधु नदी किनारे बसा है। ठीक है ना, सिंधु नदी किनारे यह बसा है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ प्राप्त हुई हैं हमें विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार, अन्न भंडार, पशुपति मोहरे और दाढ़ी वाला आदम कट की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, दाढ़ी वाले आदमकट की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, फिर बात करें हम लोथल की। तो लोथल की खोज 1954 में हुई थी और यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है। प्रमुख बंदरगाह है लोथल। रंगपुर। तो रंगपुर की खोज की थी एस रंगनाथ राव ने। ठीक है, एस रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी रंगपुर की। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है? तो किस शहर में जलियांवाला बाग स्थित है? तो जलियांवाला बाग ये कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में वैशाखी के दिन। ठीक है, अमृतसर में हुआ था वैशाखी के दिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर। इसे अमृतसर जलियांवाला बाग को अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? सबसे पहले हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में
बॉम्बे में। ठीक है, 1885 बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, आईएनसी की। ठीक है, 1885 में बॉम्बे में। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को आईएनसी के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था पूर्ण स्वराज को स्वीकार? तो ये किया गया था 1929 को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1929। और 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1929 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हुमायूं नामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो हुमायूं नामा यह किसने लिखी? तो हुमायूं नामा इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी अपने भाई के ऊपर। ठीक है ना, भाई के ऊपर, हुमायूं के ऊपर इन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। गुलबदन यह बाबर की पुत्री थी। ठीक है ना, बाबर की पुत्री बेटी थी गुलबदन बेगम, और हुमायूं बाबर का बेटा था। फिर बात करें जहां आरा बेगी, तो ये शाहजहां की बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी। अबुल फजल, तो ये अबुल फजल ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अबुल फजल ये है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने अकबरनामा पुस्तक लिखी। ठीक है ना, अकबरनामा पुस्तक लिखी है, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, आईने अकबरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर नादरा, तो यह एक भारतीय अभिनेत्री है, भारतीय अभिनेत्री थी नादरा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक यह किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने लिखी थी गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तकें महात्मा गांधी ने लिखी थी। फिर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल यह पुस्तक लिखी थी। सरोजनी नायडू में, तो इन्होंने लिखी थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक ये सरोजनी नायडू ने लिखी थी। फिर जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वी बलसारा यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है पियानो से। राइट आंसर ऑप्शन बी, पियानो। नेक्स्ट है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। तो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम, तो इसका नाम है लिथुआनिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिथुआनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो यह है जनित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनित्र। यह उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर
आधारित है। नेक्स्ट है 2022 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालन में हैं? तो 2022 तक कितने परमाणु रिएक्टर संचालन में है भारत में? तो ये है 22, ठीक है ना, 22 परमाणु रिएक्टर संचालन में है। नेक्स्ट है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1800 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1800। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? तो किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं? तो ये होते हैं जिम्नोस्पर्म में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता? तो 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में किस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है पूजा रानी, ठीक है ना, पूजा रानी ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में। नेक्स्ट है 2019 के स्टैनफोर्ड अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 1961 और 2010 के बीच तक सिकुड़ने का कारण बना दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 1961 और 2000 के बीच तक सिकुड़ने का कारण बता दिया है 31%। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद पदक से सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में जायद पदक से सम्मानित किसने किया है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो ये है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 प्रस्तावों को अपनाया। ये 2 प्रस्ताव कौन से थे? तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 प्रस्तावों को अपनाया। तो ये 2 प्रस्ताव हैं एकल उपयोग प्लास्टिक और सतत नाइट्रोजन प्रबंधन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये किया गया था 14 बैंकों का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 बैंकों का। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रधानमंत्री इस समय थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री भी यही थी। इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी, और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। तो उस समय ये भारत की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है तो ये है पवन चक्की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पवन चक्की ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या कहलाती है? तो लेंस की क्षमता की एसआई इकाई ये कहलाती है डायोप्टर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
अप्रैल 2019 में द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमाकर्ताओं की 1514 करोड़ रुपए की वसूली करने में कौन सा प्राधिकरण सफल रहा? तो अप्रैल 2019 में द पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से जमातकर्ताओं ने के 1514 करोड़ रुपए की वसूली करने में कौन सा प्राधिकरण सफल रहा? तो ये रहा है निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो भारतीय मानक समय यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो JNNURM का पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। नेक्स्ट है, हैदराबाद में डैश रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिकरण और प्रसंस्करण डेटा प्रसार हाईवे रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र। यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिकरण और प्रसंस्करण डेटा प्रसार हाईवे रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है पेड़ों और जंगलों को बचाना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेड़ों और जंगलों को बचाना। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। और इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी थी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB NTPC 2025 की जी के GS की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।